स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल का ही एक मामला है जो कि अतुल सुभाष का है। इसके इसमें क्या-क्या चीज़ें थी और किन-किन चीज़ों से आपको अगर आपके खिलाफ ऐसा केस हुआ है तो आपको बच के रहना है, किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में चर्चा होगी जिससे ऐसे मामलों में जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं या फिर जिनके ऊपर भी इस तरह के झूठे केस हुए हैं, तो वे ऐसे में सतर्क हो सकें और समझ सकें कि अपना बचाव कैसे करना है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये ना ही पहला अतुल सुभाष है और ना ही ये आखिरी अतुल सुभाष होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके खिलाफ ऐसे मामलों में केस दर्ज कराया गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपने जीवन को खत्म करना उन्होंने आसान समझा। जबकि इन चीज़ों से आपको लड़ना चाहिए और कहाँ पे कैसे आपको इससे निकलना है, ये भी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अगर जब भी पति-पत्नी के बीच में कोई भी मामला होता है, तो वहाँ पर पहले आपको बहुत ही ढंग से उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो। अगर आपको लगता है कि बातचीत के माध्यम से चीज़ें खत्म हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं, तो आप उन्हें बातचीत के माध्यम से खत्म करने का प्रयास करिए। कोर्ट, थाना ये सारी चीज़ें बात की बात है कि जब मामला बिल्कुल ही बिगड़ गया है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर आप इनका सहारा लेते हैं। लेकिन जब तक छोटी-मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप सही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने ईगो की वजह से सही नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। अतुल सुभाष के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा क्योंकि दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों ही जॉब कर रहे थे, अच्छी जॉब में दोनों ही थे, दोनों की सैलरी भी अच्छी होगी और दोनों की जो लाइफ स्टाइल थी वो भी अच्छी होगी। तो ऐसे में जब उनके बीच में कोई भी अ, दिक्कत आई, कोई भी परेशानी आई, मतभेद हुआ तो उनको पहले उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया होगा और ऐसे में मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि बहुत सारे मामले जैसा कि अतुल सुभाष ने बताया कि 9 केसेज़ हुए थे, जिसमें कि अगर आप देखिए तो कुछ ऐसी धाराएँ लगी हुई थी जो आज की डेट में बिल्कुल ही कॉमन हो चुकी हैं, जैसे कि 323, 504, 506, 498 ए 3/4 डीपी एक्ट। ये सारे जो मामले हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल ही कॉमन हो चुके हैं। इनमें कैसे आपको अपना बचाव करना है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएँगे। पहले इसके बाद फिर हम बात करते हैं उसके खिलाफ एक मामला और बना था जो कि था 377 आईपीसी का। अननेचुरल सेक्स की जो बात करता है वो मामला भी बना हुआ था और इसके अलावा 302 आईपीसी में उनके घरवालों को फँसाया गया था, जिसमें कि ये बातें बताई गई थी कि जो ससुर की डेथ होती है वो मेंटल प्रेशर की वजह से होती है। जबकि अतुल सुभाष ने अपने ही वीडियो में इस बात का ज़िक्र किया कि उनके जो ससुर थे वो बहुत लंबे समय से किसी बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। तो ऐसे में अगर अतुल सुभाष ने सुसाइड करने का ज़रिया सही समझा तो ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि अगर आपके पास आपको पता है कि आपके पास सारे प्रूफ़ हैं, तो आपको उनसे लड़ना चाहिए। दूसरी बात, इसी मामले में सबसे जो मेन दिक्कत आती है वो क्या आती है? वो आती है मेंटेनेंस की। जब कोर्टें जो होती हैं जो ट्रायल कोर्टें होती हैं वो मेंटेनेंस जब बाँध देती हैं तो सबसे बड़ी समस्या यहीं आ जाती है कि आपको अपनी पत्नी को ऐसी पत्नी को जो कि आपसे बिना वजह दूर रह रही है उसको आपको पैसे देने पड़ते हैं। इनमें भी किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन सारी बातों का आज के इस वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे। अगर आपके खिलाफ 323, 400 504, 506, 498 ए 3/4 डीपी एक्ट का केस अगर आपके खिलाफ बनता है, तो ऐसे में सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे मामलों में आपकी जो ज़मानत है वो लोअर कोर्ट से आसानी से हो जाती है। ऐसे में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हाई कोर्ट चले जाते हैं ज़मानत के लिए, जो कि बहुत गलत करते हैं। आपको हाई कोर्ट जाने का इन जो धाराएँ हैं, ये जो धाराएँ हैं, इनमें आपको हाई कोर्ट जाने का कोई भी मतलब नहीं है। आप लोअर कोर्ट से ही आसानी से ज़मानत अपनी ले सकते हैं, आप बेल पर निकल जाएँगे। इसमें भी होता क्या है कि जब घर के सारे सदस्यों का नाम या कुछ सदस्यों का नाम डलवाया जाता है पति के साथ-साथ, तो जो अन्य सदस्य होते हैं, उनकी जो बेल होती है, जो रेगुलर बेल होती है, वो तुरंत हो जाती है। जब आपने बेल डाली है, जिस दिन डाली है, जिस दिन सुनवाई हो रही है बेल पे, उस दिन आपकी बेल हो जाती है, जो भी अन्य सदस्य हैं उनकी। और यहाँ पे जो पति होता है, उसे अंतरिम ज़मानत पर छोड़ा जाता है। अंतरिम ज़मानत पर छोड़ा जाता है, इसके बाद जो आपकी फाइल है, वो मीडिएशन में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और जब आपकी फाइल मीडिएशन में ट्रांसफर होती है तो वहाँ पर 3 डेट पर आपकी मीडिएशन होती है। अगर मीडिएशन सक्सेस हुई तो ठीक है, अगर सक्सेस नहीं भी होती है तो फिर से आप अपनी रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पर फिर आपकी रेगुलर बेल आपको कोर्ट से मिल जाती है। अब इसके बाद फिर ट्रायल शुरू हो जाता है, जिसमें कि चार्ज वगैरह फ्रेम होता है, ये सारी चीज़ें स्टेज जो होती हैं, जो इसके बारे में हम आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं, वो ट्रायल कोर्ट द्वारा पूरे किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जो
केस होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, लंबे क्यों चलते हैं? इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें कि जो वादी मुकदमा जो होती हैं, जो वादिनी मुकदमा है, वो अपने केस पर अगर बहुत ध्यान ध्यान नहीं दे रही हैं, तो क्या होगा कि ऐसे में मामला बहुत लंबा चलेगा। और ध्यान कब दिया जाता है? जबकि उस महिला को ये पता है कि उसके पास सारे सबूत हैं, उसके साथ सच में इस तरह की प्रताड़ना की गई है, तो ऐसे में वो महिला अपने केस में लग करके ध्यान देती है और ऐसे में मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाता है, जिसमें या तो सजा और या तो फिर आपको दोष मुक्त कर दिया जाता है। जैसा भी मामला, जैसी भी परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से इसमें डिसीजन आता है, निर्णय आता है। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि अगर जैसा कि 377 का केस हुआ, 377 में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेंगे, आपको हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगी। बेल मिलने के बाद फिर आपका यहाँ पर जब चार्जशीट वगैरह आती है तो ट्रायल वगैरह शुरू होता है। वो सारी चीजें फिर आपके लिए एक तरीके से है कि आपके खिलाफ एक केस हुआ है जो कि आपको लड़ना है, उसमें आपको अपने आप को सही साबित करना है। अगर आपके पास सारे सबूत हैं या फिर उस महिला जो है, जो कि आपकी पत्नी है, उसके खिलाफ कोई भी, क्योंकि जहाँ अगर हम बात अननेचुरल सेक्स की करते हैं तो इसको भी साबित करना बहुत आसान नहीं होता। तो ऐसे में भी आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपनी लाइफ़ को ख़त्म करना पड़े। आपको ये डिसीज़न लेना पड़े कि आपको अपनी लाइफ़ को ख़त्म कर लेना है। दूसरी चीज़, अच्छा, इस मामले में सबसे मेन जो बताया अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में, वो ये चीज़ें बताई कि जज ने घूस माँगा, पेशकार ने फ़ोन कॉल किया, पेशकार ने बताया कि इतना रुपए आप दे दीजिए तो आपके इस मामले को पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसमें समझौता करवा करके जितने भी मामले, सारे मामलों को खत्म करवा दिया जाएगा। जज ने भी अपने चैम्बर में ये बात कही अतुल सुभाष के द्वारा, जैसा कि अपने वीडियो में बताया गया है, जो कि वीडियो एक डाइंग डिक्लेरेशन का काम कर रहा है, उसमें इन सारी बातों को बताया गया है। या इसके बारे में भी आज की ही वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे मामलों में आपको किस तरीके से बच के रहना है। दूसरी चीज़ है कि जैसा कि आपके खिलाफ अगर 302 का अगर केस बना है तो उसमें भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया जाए और फिर ऐसे में जब आपको बेल मिल जाती है, जब जमानत मिल जाती है, उसके बाद फिर आप अपना ट्रायल वगैरह फेस करते हैं और उसमें भी साबित केस को करना पड़ता है, चाहे जिसने वादिनी मुकदमा जो है, उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि इस तरीके से मौत हुई है। जहाँ अतुल सुभाष ने खुद बताया कि सारे उनके जो ससुर थे वो बहुत लंबी बीमारी से ग्रस्त थे। तो इन चीज़ों को भी आसानी से एक अच्छा वकील अगर होता तो इन चीज़ों को भी प्रूफ कर सकते हैं और ऐसे में भी अतुल सुभाष को सुसाइड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ये नहीं देखना चाहिए था। हाँ, अगर हम ये बात सोचते हैं कि वो इंसान इतना दूर से आ रहा था, बार-बार डेट पर डेट मिलती थी या फिर प्रोसेस लंबा चल रहा था और बहुत सारे खर्चे वगैरह, जैसा कि 120 डेटें मिली, अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में बताया कि 120 डेटें मिली अभी तक इतने साल में, तो ये सारी चीज़ें उसे फेस करनी पड़ी थी, इसलिए वो मेंटली हैरास हो चुका था और उसने ये एक कदम अपना उठा लिया। अब अगर हम इसमें बात करें 125 की, जैसा कि 125 में 40,000 रुपए का मेंटेनेंस अलाउ किया गया था, तो अगर मेंटेनेंस जो अलाउ होता है उसमें 8 फैक्टर्स को कोर्टें ध्यान में रखती हैं, जिसमें अगर हम लोअर कोर्ट की बात करते हैं तो कहीं-कहीं ऐसा होता है कि लोअर कोर्टें जो मेंटेनेंस का अमाउंट है उसे फिक्स करने में कहीं कुछ गलती ऐसी कर देती हैं जिसे भुगतना पड़ता है पार्टी को। तो ऐसे में भी आपके पास उपाय है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अगेंस्ट में भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा फिक्स कर दिया गया है। इसमें अगर हम 8 फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेट डाउन किया गया एक मामले में, तो उसमें 8 फैक्टर जो है वो है स्टेटस ऑफ द पार्टीज, सोशल एंड फाइनेंशियल। मतलब कि जो पार्टीज हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक जो स्टेटस है उसको ध्यान में रखा जाएगा मेंटेनेंस को अलाउ करते समय। इसके बाद दूसरा जो आता है फैक्टर वो है रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड द डिपेंडेंट चिल्ड्रन। मतलब कि उसकी जो रीजनेबल नीड्स हैं, चाहे वाइफ है चाहे उस पर जो निर्भर कर रहे हैं बच्चे, उनकी रीजनेबल नीड्स को ध्यान में रखा जाएगा मेंटेनेंस को अलाउ करते समय। इसके बाद तीसरा है पार्टीज इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कि पार्टीज की इंडिविजुअल क्लास क्वालिफिकेशन क्या है और उनका एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, इसको ध्यान में रखा जाएगा। इसी वजह से नेहा रजनीश का जो एफिडेविट है वो लिया जाता है दोनों पार्टीज से। चौथा, इंडिपेंडेंट इनकम और एसेट्स ओन्ड बाय द एप्लीकेंट। ये जो फैक्टर है इसे फिक्स करने में कहीं ना कहीं कोर्टें बहुत ज्यादा, जो लोअर कोर्ट है वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देती हैं अगर हम देखें, क्योंकि जब दाखिल किया जाए, जब याचिका जब लगती है तो उसमें जमीन वगैरह सबका जिक्र होता है, जो एसेट्स है उनका भी जिक्र होता है, भले ही वो एसेट जो है वो पिता की बनाई हुई है या दादा की है, लेकिन उसमें भी उनका जिक्र होता है। जबकि ये जो फैक्टर है वो क्लियर बता रहा है
कि इंडिपेंडेंट इनकम और एसेट्स ओन बाय द एप्लीकेंट। फिर पांचवा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ enjoyed by the wife in the matrimonial enjoyed by the wife in the matrimonial home, कि जो वाइफ है वो अपने मैट्रिमोनियल होम, जहां जो उसकी ससुराल है वहां पर वो किस तरह की अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी, उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए मेंटेनेंस को अलाउ करते समय। छठा है एन एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइसेस मेड फॉर द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उसने अगर अपनी किसी जॉब वगैरह को छोड़ा हुआ है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए, तो उसे ध्यान में रखा जाएगा। सातवां, रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट फॉर अ नॉन वर्किंग वाइफ, अगर जो पत्नी है वो कोई भी जॉब नहीं कर रही है तो जो रीजनेबल जो कॉस्ट होगी लिटिगेशन की, जो वादों की जो रीजनेबल कॉस्ट होगी, उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। आठवां है फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड, हिज इनकम, ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटीज, मतलब जो हस्बैंड है उनकी जो इनकम है, उनकी जो लाइबिलिटीज है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये इसके 8 फैक्टर्स हैं जो कि 125 सीआरपीसी अगर हम देखते हैं या फिर 144 अगर हम बीएनएसएस की बात करते हैं, तो इनमें इन 8 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाना जरूरी है मेंटेनेंस को अलाउ करते समय। और यहाँ भी जो अतुल सुभाष हैं उनके बच्चों के लिए मेंटेनेंस अलाउ हुआ था 40,000 रुपीज का, जो कि उनकी अगर सैलरी को देखा जाए तो वो रिजनेबल बन रहा था कि वो इतना अपने, अगर उनके साथ वो बच्चे होते तो वो इसी तरीके का अपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय करते उस घर में रहते हुए भी, और वो उन्हें इतना खर्च करना पड़ता, और इसके अकॉर्डिंग 40,000 रुपीज मेंटेनेंस जो है वो अलाउ किया गया। अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि क्या किया गया कोर्ट के माध्यम से और क्या किया जाना चाहिए था अगर हम एक पक्ष को देखते हैं जो कि परेशान है, जो कि पीड़ित है, अगर हम उसको देखते हैं तो उसके उसमें। इसके बाद फिर अगर हम बात करें कि ये जो जज ने जो घूस वगैरह मांगा, जैसा कि अतुल सुभाष के वीडियो में कहा गया है, जो कि आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर, तो ये जो मांगा है अतुल सुभाष को चैम्बर में जा करके अपने केस को देखने से अच्छा था कि वो अपने वकील के माध्यम से अपने केस को खत्म करवाते, कोई अच्छा वकील करते। अगर उन्हें ये लग रहा था कि उनके जो वकील हैं वो उनके केस पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अपने वकील को उन्हें चेंज कर लेना चाहिए था और किसी अच्छे वकील को उसमें कर हायर करके और अपने केस को लड़ना चाहिए। दूसरी चीजें, अगर आपके केस में 120 डेट्स पड़ रही हैं, जैसा कि ऐसा होता है कि स्ट्राइक हो जाती, कंडोलेंस हो जाता है, कभी कोर्ट नहीं बैठ रही, कभी किसी वजह से कोर्ट में फाइल नहीं लग रही है, ऐसे में जो होता है कि केवल डेट मिलती है, तो ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि हर डेट पर भी आपका जाना जरूरी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आज कोई काम नहीं होने वाला, या आपके वकील हैं आपसे ये बात बता दे रहे हैं कि कोई काम नहीं होना है आज, तो आप उन पर ये भरोसा करते हुए आप उस डेट पर ना जाए। वो आपके साइड से एप्लीकेशन लगा देंगे, कोई क्रिमिनल केस है, नॉन प्रेजेंस का एप्लीकेशन आपका लग जाएगा वहां पे, और आपके खिलाफ कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी, उस डेट पर डेट मिल जाएगी। तो ये जरूरी नहीं कि आप हर डेट पर जा रहे हैं। आपका कब जाना जरूरी है, जब चार्ज बनता है तब जाना जरूरी है, जब बेल होती है तब जाना जरूरी है, और लास्ट में जब फैसला सुनाया जाता है उस दिन आपका उपस्थित होना कोर्ट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये 3 जो डेटें होती हैं, इन 3 डेटों पर आपका जाना वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बाकी डेटों पर आपके वकील साहब जो हैं वो भी आपका केस देख सकते हैं। तो अगर आप इतने दूर से आ जा रहे हैं, आप इतने दूर का अगर आप सफर करके अपने केस को देख रहे हैं, तो आप हर डेट पर वहां मत जाइए, और आप कोर्ट में इन चीजों को बिल्कुल भी मत शो करिए कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर पेशकार ने ये बात कही तो जाहिर सी बात है पेशकार ने ये समझा होगा, ये जाना होगा कि आप अपने बार बार आने जाने का आपके ऊपर कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, आप परेशान हैं, तो आपको किसी भी तरीके से मोटिवेट करके आपसे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या सच में पति जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं इस वक्त में, क्या जो पुरुष पक्ष है वो सच में प्रताड़ित हो रहा है? तो बिल्कुल इस बात से हम कहीं भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बेवजह का फंसाया जाता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो केवल अपनी बातों को मनवाने के लिए इस तरह के केसेस कर देती हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। अभी हाल में ही एक केस था जो कि दारा लक्ष्मी नारायण और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य का है, जिसमें भी कोर्ट ने ये माना कि 498 ए का जो प्रयोग है वो बड़े पैमाने पर केवल अपनी मनमानी बातों को गलत ढंग से मनवाने के लिए किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ट्रायल कोर्ट्स हो, लोअर कोर्ट्स हो, ये सारी कोर्टें जो हैं वो ये बात मान रही हैं कि ऐसे मामलों का, अगर हम 498 ए की बात करते हैं, तो ऐसे मामलों का जो प्रयोग है, ऐसी धाराओं का जो प्रयोग है, वो कई बार केवल गलत चीजों के लिए किया जा रहा है और अपने गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। तो ये चीजें मानी जा रही हैं, लेकिन
अभी भी इन चीज़ों पर अंकुश लगाना ज़रूरी है, पर ये अंकुश लगाना तब तक संभव नहीं है, जब तक कि चीज़ों को सही तरीके से एक ढंग से रखा ना जाए, देखा ना जाए। जैसे बहुत सारी महिलाएँ आज भी हैं जो सच में प्रताड़ित हैं, उनके साथ गलत किया जा रहा है, ससुराल वालों के द्वारा उन्हें घर से बेवजह निकाल दिया जाता है, उन्हें घर में नहीं घुसने दिया जाता, उनके साथ गाली-गलौज किया जाता है, मार-पीट की जाती है। ऐसी महिलाओं की संख्या भी आज अपने देश में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर 498 ए जैसी धाराओं पे पूरी तरीके से अंकुश लग जाता है, तो ये जो महिलाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, प्रताड़ित होंगी और उनकी सुनने वाला भी कोई भी नहीं होगा समाज में। तो ऐसी महिलाओं के लिए इन सारी धाराओं का प्रयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर जो ऐसी मामले हैं जिनमें कि कोई सबूत नहीं रहता है, ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। थाने के द्वारा ऐसे मामलों में जल्दी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जानी चाहिए। और अगर 125 की बात आती है, अगर मेंटेनेंस की बात आती है, तो मेंटेनेंस अगर अलाउ किया ही जा रहा है, वहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाए कि क्या पत्नी, अगर उसका पति ले जाने को तैयार है, तो भी क्या पत्नी अपने ससुराल में रहने को तैयार नहीं है? अगर ऐसा मामला है, तो जैसा कि 125(4) सीआरपीसी कहता है कि अगर कोई महिला बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही है, तो वो भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। तो ऐसे में इन बातों का ध्यान दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको अपने सारे वीडियोज़ में ये बताते हैं कि कोई भी महिला ऐसी है जो कि बेवजह अपने घर से अलग रह रही है, बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो ऐसी महिला भरण-पोषण की अधिकारी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा है, तो उसे एक पिता को भरण-पोषण देना ही देना है। यही बात इस मामले में भी हुई होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिनको अगर सही ढंग से निपटाया जाता, तो ऐसे में अतुल सुभाष या ऐसा जो भी अतुल सुभाष अब तक हुए हैं या अगर होने वाले हैं, तो अगर होने वाले हैं तो ऐसे मामलों में बच सकते हैं, क्योंकि कोई भी मामला इतना बड़ा नहीं होता जिनसे आप जूझ नहीं सकते या जिनसे आप निकल नहीं सकते हैं। अगर आप सही हैं, तो आपके खिलाफ कोई भी कार्यवाही आगे नहीं होगी। आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, पर आपके खिलाफ में कोई भी फैसला नहीं आएगा। रही बात पैसों की, ये जो समझौते की बात आती है, पति-पत्नी के बीच में जब भी कोई मामला होता है, तो ये जो समझौते की बात आती है, वो केवल और केवल एक ही मैटर पर आकर के फँसती है कि ये जो 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस जो अलाउ हो जाता है, उससे पति को ये लगता है कि ये हर मंथ में पैसे देने से अच्छा है कि हम एक-मुश्त में बात करके समझौता कर लेते हैं और अपने मामले को खत्म करते हैं, और यहीं पर आकर के कोई भी पार्टी जो है वो झुकती है और समझौता करने को तैयार हो जाती है। लेकिन वो भी जो समझौता होना चाहिए, वो एक सही अमाउंट पर होना चाहिए, जिससे जो पति पक्ष है उसके ऊपर भी कोई भी बर्डन ना पड़े। और रही बात ऐसे मामलों की, तो देखिए, पहले भी जो पति-पत्नी थे, अगर हम पहले के ज़माने के अगर लोगों की हम बात करें, तो पहले भी चीज़ें होती थी, उनके बीच में मनमुटाव होता था, लेकिन वे अपने संबंधों को निभा ले जाते थे। आज के समय में क्या है कि दोनों के बीच में जब भी मनमुटाव होता है, तो दोनों के अंदर इतना ईगो होता है कि कोई भी अपनी बात को खत्म करना नहीं चाहता, और उन्हें एक ही तरीका सही लगता है कि हम अलग हो जाते हैं, और फिर लड़कियों के पास एक ये है रास्ता कि वो कई तरह के आपके ऊपर केस कर देंगी, और ऐसे में फिर आप परेशान होंगे और आप भी अपने ईगो के कारण आप झुकते नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो महिलाएं वो चाहती है कि चीजें सही हो जाए, लेकिन आप करना नहीं चाहते, और इस वजह से चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं। हमारे यहाँ ये जो मैरिज वगैरह का जो एक विवाह का संस्कार जो किया जाता है, वो एक इसके पीछे कहीं न कहीं ये रीज़न है कि आप अगर एक संबंध में बंध रहे हैं, तो उन्हें आपको निभाना है, और अगर आप उस संबंध को तोड़ते हैं, तो इतनी आसानी से आप उसे नहीं तोड़ सकते। जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि शादी के पहले कई रिलेशन वगैरह में होते हैं, तो वहाँ पर आपका संबंध का तोड़ा जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपके बीच में कोई भी संस्कारों को पूरा नहीं किया गया होता है। लेकिन जहाँ पर संस्कार पूरे किए गए हैं, वहाँ पर आप इतनी आसानी से उनसे नहीं निकल सकते। इस वजह से भी कई सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। चीज़ों को अगर आप सही कर सकते हैं, तो पहले आप प्रयास करिए कि उन्हें आप सही कर लीजिए, और अगर आप नहीं सही कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं आपके ऊपर कुछ केसेज़ ऐसे हो गए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे, आपको लगता है कि वो झूठे हैं, तो ऐसे में आपको फिर उनसे लड़ना चाहिए, ना कि अपनी लाइफ़ को ख़त्म करने का आपको सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसे मामलों में आजकल कोर्टें भी बहुत ज़्यादा लिबरल हो चुकी हैं, वो भी ध्यान दे रही हैं कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें झूठा फँसाया जा रहा है लोगों को, तो जब आप ज़मानत के लिए जाते हैं, तो आपको आसानी से ज़मानत मिल जाती है, वहाँ पर आपको ज़मानत के संबंध में कोई भी दिक्कत नहीं होती।
आपका ट्रायल चलता है, अगर वहाँ पर आप दोषी सिद्ध होंगे, तो ही आपको सज़ा होगी, नहीं होंगे तो आपको दोषमुक्त ऐसे मामलों में कर दिया जाएगा। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वकील साहब आपको ये बताते हैं कि कोर्ट में कुछ नहीं होना है, तो उन पर विश्वास करते हुए आप उस डेट पर ना जाएँ। जो भी उनकी फीस वगैरह है, आप उन्हें भेज दें और वो आपके मामले को सही ढंग से देख लेंगे। अगर आप अपने किसी भी वकील को कर रहे हैं, तो उन पर विश्वास करते हुए आप अपने केस को उन्हें दीजिए। अगर आपको वहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप उनसे अपने केस को लेकर के आप किसी दूसरे वकील को केस हैंडओवर अपना कर सकते हैं। इसके लिए भी आप बिल्कुल ही फ्री होते हैं। और दूसरी बात कि आप अगर कहीं भी आपसे घूस वगैरह की बात की जा रही है, चाहे वो किसी के भी माध्यम से की जा रही है, तो उसके झांसे में बिल्कुल भी ना पड़ें। किसी को भी पैसे दे करके अगर आप अपने केसेस को खत्म करवाना चाहते हैं, तो फिर ऐसे में फिर आपको दिक्कत होगी। और ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे अतुल सुभाष ने कहीं न कहीं ऐसा ज़िक्र किया होगा जिसकी वजह से वहाँ पर ये बात हुई कि आप इतना दे दीजिए तो हम आपके केस को खत्म कर देंगे। मानते हैं कि गलती वहाँ पर है, बाकी लोगों की गलती है, लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि अतुल सुभाष को अपने जीवन को खत्म नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कोई भी अतुल सुभाष जो आगे आने वाली टाइम में होने वाले हैं, उन्हें भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को सबसे ज़्यादा अनमोल समझते हुए और अपने केसेस को लड़ना चाहिए, ना कि अपने जीवन को खत्म करना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी हो या आपका जो भी क्वेश्चन हो इससे संबंधित वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस पर भी आपको जवाब दिया जाएगा। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आपको उस पर वीडियो बना करके पूरा दिया जाएगा, जिससे आपको सही-सही चीज़ों की जानकारी हो सके और किसी भी मामले से संबंधित कोई भी कानूनी मामला ऐसा है जिसके संबंधित आपको नॉलेज नहीं है या आप चाहते हैं कि उससे संबंधित आपको पूरी जानकारी मिल सके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये चैनल ही इसीलिए आपके समक्ष है कि आपको चीज़ों के बारे में सही-सही जानकारी दी जा सके, जो कि कोर्ट में आपको फेस करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको इनके माध्यम से बताई जा सकें, जिससे कि आप पहले से ही सावधान हो सकें। धन्यवाद।